हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू की तरफ से आ रही फिल्म इटर्नल्स के टीजर के बारे में, जिसे काफी अचानक रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा टीजर बोलकर 2 मिनट के पूरे ट्रेलर को रिलीज किया गया है, ताकि इस ट्रेलर से एमसीयू फैंस के कई सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए, जो कि मुझे लगता है ये टीजर कुछ हद तक करता है। जैसे कि इस फिल्म की टाइमलाइन एमसीयू के यूनिवर्स में अब कहां पर जाकर बैठती है। इसके अलावा इटर्नल्स अगर एमसीयू के यूनिवर्स में थे तो उन लोगों ने थैनोस की बैटल के टाइम पर अवेंजर्स का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली इस फिल्म को देखने के बाद ही क्लियर होंगे। बट इस वीडियो में मेरा काम है आपको फिल्म की टीजर की दिखाई गई सारी की सारी डिटेल का ब्रेकडाउन करके बताना, यानी कि वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इटर्नल से रिलेटेड जो कोई भी डिटेल मैंने आपको इसकी पिछली बनाई गई जो भी वीडियोस में दी है, उन डिटेल्स को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाला। खास करके ये कि इटर्नल्स कौन है और इनकी एमसीयू की हिस्ट्री क्या है। इस पर मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं इटर्नल्स की एक अलग ओरिजिन की भी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि आप पूरी तरीके से कॉमिक बुक के यूनिवर्स से लेकर इस फिल्म के आने तक बिल्कुल प्रिपेयर रहे। और बाकी बात करें इस फिल्म से एक और हुई कंफर्मेशन के बारे में, जो कि यही कंफर्म करती है कि ये फिल्म हमें इसी साल 5 नवंबर को देखने मिलेगी, जिस डेट को अब केविन फेगी किसी भी हालत में चेंज नहीं करेंगे। और हाँ, ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी। इसके अलावा एमसीयू को लेकर या फिर कह लो डिज्नी पिक्चर्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी चाइना में चल रही है, अगर उसकी भी डिटेल आपको चाहिए तो उस बारे में आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम या फिर इस वीडियो को लाइक कर एक हिंट दे सकते हैं कि चाइना की कंट्रोवर्सी एमसीयू के यूनिवर्स पर कितनी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ऑफ कोर्स उसके बारे में भी फैंस को पता होना चाहिए। और हाँ, बात करें इसके पोस्टर की, फर्स्ट रिलीज किए गए ऑफिशियल पोस्टर की, तो इस पोस्टर से जो चीज कंफर्म हो रही है उसने मुझे डिसअपॉइंटमेंट दी है, जो कि हो सकता है कि उस लेवल में कुछ फैंस को भी दे दे। वेल, वो डिसअपॉइंटमेंट है 3 कैरेक्टर्स के लिखे गए नाम, जिसमें किट हैरिटन, सलमा हाइक और एंजेलिना जोली है। और इनके नीचे लिखे गए नाम यही कंफर्म कर रहे हैं कि ये तीनों ही बड़े नाम फिल्म में हमें ज्यादा नजर नहीं आने वाले। जी हाँ, यानी कि ये फिल्म इन 3 कैरेक्टर्स पर कम और बाकी दूसरे सभी कैरेक्टर्स पर काफी ज्यादा फोकस करेगी, खास करके गीमा चेन के कैरेक्टर पर। बाकी जिस तरीके की डिटेल इस फिल्म की जो काफी टाइम पहले निकल कर आई थी, उससे अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। और माफ कीजिएगा, वो डिटेल तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, भले से ही मैंने स्पॉइलर की वार्निंग क्यों ना दी हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके टीजर की, वो भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टीजर के बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा है, उस सॉन्ग का नाम है एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसे गाया था स्कीटर डेविस ने। और इस सॉन्ग को पब्लिश किया गया था ईयर 1962 में। जिस सॉन्ग का टीजर मेरे ख्याल से इस टीजर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब टीजर की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत इंसानों की सिविलाइजेशन से होती है, जो चीज यही कंफर्म करती है कि एमसीयू के यूनिवर्स में इन सब की शुरुआत हुई कैसे थी, यानी कि इंसानों की सिविलाइजेशन की और उन्हें सिखाए गए सारे के सारे लेसन्स, जो अब इस फिल्म के अकॉर्डिंग इंसानों को और किसी ने नहीं बल्कि इटर्नल्स ने ही सिखाया था। यानी कि कॉमिक बुक से काफी बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि अगर कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में इंसानों को ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इटर्नल्स नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स देते हैं, जिनकी झलक तो हम एमसीयू के यूनिवर्स में देख चुके हैं। जिसके बाद सेलेस्टियल्स ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, और उसी एक्सपेरिमेंट के चलते सेलेस्टियल्स ने डिवियंस को बनाया था, ताकि डिवियंस इंसानों को प्रोटेक्ट करे। यानी देखा जाए तो एमसीयू के यूनिवर्स में सबसे पहले इंसानों के प्रोटेक्टर सेलेस्टियल्स की तरफ से डिवियंस बनाए गए थे, जिन्हें हम सुपर हीरोज भी कह सकते हैं। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल तब हुआ जब डिवियंस इंसानों पर ही हुकूमत करने लग गए, यानी कि उन्होंने इंसानों को अपना सर्वेंट बना लिया, जो चीज बाद में सेलेस्टियल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद क्या इटर्नल्स का जन्म हुआ, ताकि डिवियंस को मारकर इटर्नल्स उनकी जगह ले सके, और ऐसा ही हुआ। और कॉमिक बुक में इटर्नल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी याददाश्त एक हिसाब से मिटा दी गई थी। क्यों और कैसे, वो डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए उस पर बात कर मैं आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। खैर, तो अब कॉमिक बुक के उस पॉइंट को इस ट्रेलर में ब्रेक डाउन करने के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो कंफर्मेशन है सेलेस्टियल्स की पूरे के पूरे यूनिवर्स को बनाने की, वो अब भी एमसीयू के यूनिवर्स में वैसी ही है। और हाँ, सेलेस्टियल्स ने ही इंसानों को भी बनाया है, लेकिन इंसानों की टेक्नोलॉजी उस टाइम पीरियड में इतनी ज्यादा एडवांस बिल्कुल भी नहीं थी। इट मीन्स कि उन्हें टीचर्स की जरूरत थी, इसलिए वो कमी इटर्नल्स पूरी करते हैं, जिन्हें सेलेस्टियल्स ने इसी काम के लिए भेजा है, ताकि इंसानों को ये बताया जा सके कि वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने है। और ट्रेलर के अब बाकी दूसरे सीन्स को मैच किया जाए, खास करके इस सीन को, जिस सीन में हम इटर्नल्स की आती हुई
शिप को देख सकते हैं जिसे वहाँ पर खड़े हुए इंसान काफी गौर से देख रहे हैं, क्योंकि ये काफी अजीब और बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के हिसाब से। उसके बाद हमें डायरेक्ट अगला सीन सर्सी के कैरेक्टर का दिखाया जाता है, जो वहाँ पर इंसानों को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश है और वो ये बात इक्रिस के कैरेक्टर को भी बताती है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अब हो सकता है कि वो यहाँ पर बात इंसानों की भी कर रही होगी, जिसका फिलहाल तो मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं, बट इक्रिस की शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, यानी किस तरीके की वोटिंग की गई होगी जो इक्रिस के अगेंस्ट जाती है। लेकिन फिर भी सर्सी के कहने पर वो अर्थ पर इंसानों को टीच करने के लिए आ जाता है, जिसमें अगेन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सर्सी ही है, जिसे हम इंसानों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं, वो भी प्रेजेंट की टाइमलाइन तक, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि बात चल रही है शिप की। जिस शिप के अगले सीन में हम सलमा हाइक के कैरेक्टर एजेक को भी देखते हैं, जो इटर्नल्स की लीडर है। उसके बाद थीना का कैरेक्टर भी नजर आता है, जिसका रोल प्ले इस फिल्म में एंजेलिना जोली प्ले कर रही है और उन्हें लेकर इस फिल्म में कई सारी मिस्ट्रीज है। मिस्ट्री जैसी कि थीना का एक बच्चा है और फैंस की थियरी यही कहती है, जिस पर अभी तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा, कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि थैनोस है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ जो इतनी भी ज्यादा बड़ी स्पॉइलर नहीं रहेगी, कि इस फिल्म में थीना अपने पास्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। रीजन है कि उसकी याददाश्त चली गई है और ऊपर से वो इटर्नल्स के ग्रुप की सबसे ज्यादा डेडलीस्ट असेंशन है, जो अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए निकली है। लेकिन अब उसका पे ऑफ कैसा किया जाएगा, अगेन उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं। उसके बाद एजेक के इस सीन की बात करें तो इस सीन के बैकग्राउंड में हम शिप में लगी हुई कुछ पेंटिंग्स को देख सकते हैं, जिसमें कई सारे एनिमल्स और ट्रीज भी हमें नजर आते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रॉपर गाइड होगी अगेन इंसानों के लिए, कि इटर्नल्स को अर्थ पर आकर इंसानों को क्या क्या सिखाना है। और उसके बाद इस सीन को मैच करता हुआ अगला ही सीन हम देखते हैं, जिस सीन में हमें पैथोस और स्प्रिट का कैरेक्टर दिखाया जाता है। और स्प्रिट तो कॉमिक बुक की तरह यहाँ पर भी आराम ही फरमा रही है, बाकी पैथोस अपने काम में लगा हुआ है, जिसका काम है इटर्नल्स के लिए टूल्स या फिर कह लो वेपन्स को बनाने का। लेकिन वो यहाँ पर एक काफी अजीब सी ही चीजें बना रहा है, यानी कि एक तरीके का पैटर्न जो उनके कॉस्ट्यूम, शिप और उनकी पावर्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिन पैटर्न्स को देखकर मुझे डॉक्टर मैनहट्टन की कई ज्यादा याद आती है। और फिर मार्वल के गोल्डन लोगो के बाद हम फिर से सर्सी के कैरेक्टर को इंसानों की मदद करते हुए ही देख रहे हैं। उसके बाद बात करें इस सीन की, तो इस सीन में सर्सी शायद इंसानों को नाइफ दिखाकर ये बता रही है कि इस चीज से क्या क्या किया जा सकता है, और डेफिनेटली वो चीजें इंसानों को तो देगी नहीं, जिसे उन्हें खुद बनाना होगा। उसके बाद इस सीन से जुड़ा हुआ और भी एक काफी इंपॉर्टेंट सीन है, जिसकी डिटेल मेरे पास काफी टाइम पहले से है, और वो डिटेल इस फिल्म के स्टार्ट की मेन कड़ी है। और हाँ, इटर्नल्स के जो पास की पूरी स्टोरी है, यानी कि उनकी बिगनिंग, वो रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म में लगभग 20 मिनट तक दिखाई जाएगी, कि उन्होंने कैसे अर्थ पर आकर इंसानों को पूरी तरीके से बदल दिया। जो चीज हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाती है कि जब इटर्नल्स अर्थ पर आए थे इंसानों को नॉलेज देने के लिए, तब अर्थ दिखने में बिल्कुल ऐसा था, लेकिन उनके आने के बाद चीजें पूरी तरीके से बदल गई और इंसानों ने इटर्नल्स की ही मदद से खुद का एक पूरा का पूरा या फिर कह लो पहला साम्राज्य खड़ा कर लिया। जो साम्राज्य मुझे पता नहीं कि इंडिया में है या फिर उससे बाहर, तो ये गैस मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन देखा जाए तो वहाँ के लोग उन्हें पूछते हैं, वो भी भगवानों की तरह। और सर्सी के इस सीन की बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सर्सी इंसानों से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, और वो यहाँ पर इक्रिस को भी यही दिखा रही है कि इंसानों पर भरोसा किया जा सकता है। और अथीना का ये सीन हमें यही दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा डेडलीस्ट है, जो डेफिनेटली यहाँ पर उन इंसानों को मजा सिखाने के लिए आई है जो लोग इस किंगडम पर अपना राज चलाना चाहते हैं। यानी कि इटर्नल्स का मानना यही है कि हर इंसान को एक जैसा स्टैंड ही मिलना चाहिए, जिसे सिखाकर वो लोग शायद यहाँ से आगे बढ़े होंगे। लेकिन इंसान तो इंसान है, जो अपना ही दिमाग चलाकर छोटे बड़े का फर्क करने लगेंगे। जो अगेन ये सीन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहा है कि शहर के अंदर रहने वाले लोग काफी वेल एजुकेटेड और बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन वहाँ के बाहर के लोग वही गरीब और अपनी आस्था में मगन से लोग हैं। और फिर शायद हो सकता है कि इटर्नल्स का उठाया गया ये कदम वहाँ के कुछ लोगों को कुछ ही टाइम तक का सुकून देगा, क्योंकि उसके बाद हम इस टीजर में काफी सारी तबाही भी देख सकते हैं, जो डेफिनेटली उसी बनाए गए शहर के अंदर हुई होगी, जिसके कारण से कई सारे बेगुनाह इंसान मारे गए। और हो सकता है कि इसका जिम्मेदार इटर्नल्स खुद को समझते होंगे कि उनके इंटरफेयर्स की वजह से चीजें पूरी तरीके से बिगड़ गई और कई बेगुनाह जाने भी मारी गई। और इसीलिए इस टीजर में हम सलमा हाइक के कैरेक्टर एजेक को भी यही बोलते हुए सुनते हैं कि कैसे इटर्नल्स अर्थ पर आए, जहाँ पर आने के बाद उन्होंने इंसानों को टीच किया, और इसके अलावा उन्होंने कभी भी इंसानों के बीच इंटरफेयर नहीं किया। यानी कि ये बात प्रेजेंट की टाइमलाइन तक लागू होती है, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक बार इंटरफेरेंस की वजह से चीजें शायद उनके हाथों से निकल गई थी, और इसी के चलते हो सकता है कि थीना ने अपनी याददाश्त खो दी होगी। लेकिन बाद में एजेक ये भी कहती है कि वो लोग भले से ही कई सालों तक चुप क्यों न थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो लोग इंसानों के बीच
बीच इंटरफेयर करे। अब इस रीजन का जिक्र मैंने पहले भी किया है, यानी कि अपनी पहली वीडियो में, और कॉमिक बुक के ही हिसाब से अगर उस डिटेल में और थोड़ा जाए तो हो सकता है कि अर्थ के कोर के बीच सेलेस्टस ने एक सेलेस्टस को छोड़ा होगा ताकि वो पूरी तरीके से बनकर जन्म ले और यूनिवर्स में बाकी सेलेस्टस को ज्वाइन करे, क्योंकि कॉमिक बुक में भी ऐसा हुआ है। जिस सेलेस्टस को रोकने का काम इटर्नल्स करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी अटैचमेंट ह्यूमन से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी दिखाया गया तो डेफिनेटली सेलेस्टस के अर्थ में जागने की वजह से पूरा का पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ह्यूमैनिटी हो जाएगी पूरी तरीके से खत्म। यानी कि इटर्नल्स की मेहनत के किए कराए पर पानी और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टस अर्थ में से उठकर पूरी तरीके से फेर देगा। और शायद ये रीजन ही उन सभी को कई 100 सालों बाद एक बार फिर से एक साथ लाता है। लेकिन बस ये मेरा एक अंदाजा है, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म की कहानी इससे भी ज्यादा डिफरेंट हो, क्योंकि इस फिल्म में हमें डिवियंस भी देखने मिलने वाले हैं। यानी कि हो सकता है कि वही लोग फिल्म के विलन हो और उन्हीं की वजह से इटर्नल्स की बनाई गई एक काफी वेल नोन सोसाइटी पूरी तरीके से सिविलाइजेशन के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गई। और उसके बाद क्या, सारे के सारे इटर्नल्स अपनी राह पर निकल पड़े, यानी कि उनकी नॉर्मल लाइफ की जिंदगी जीने में, जिसमें वो सभी मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन शायद से मकारी बिल्कुल भी नहीं, जो हमें टीजर के अकॉर्डिंग इटर्नल्स की ही शिप में बैठी हुई कई सारे नॉलेज को कलेक्ट करती हुई नजर आती है, जो कि उसकी पावर्स भी है स्पीड के अलावा। और किंगो तो बॉलीवुड एक्टर बन गया है, जिस कैरेक्टर के साथ हम हितेश पटेल के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम एक प्राइवेट जेट में स्पिरिट के कैरेक्टर को देखते हैं, जहाँ पर ईस्टर एग के तौर पर हमें कैप्टन अमेरिका की पहली शील्ड भी नजर आती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि स्पिरिट ने इस प्राइवेट जेट में आकर क्या कुछ किया होगा। बाकी किट हैरिंगटन के कैरेक्टर को हम इस सीन में सर्सी के साथ देखते हैं, और सेट की इमेजेस में तो हमने उन दोनों को डेट करते हुए देखा है, यानी कि सर्सी कहीं न कहीं प्रेजेंट की टाइमलाइन में इकरस से अलग हो जाएगी, भले से ही इस सीन में उनकी शादी क्यों ना हो रही हो, वो भी बिल्कुल इंडियन कल्चर के हिसाब से। लेकिन अब उन दोनों की सोच में किस तरीके से बदलाव आएगी उसका भी रीजन मैंने आपको दे दिया है। बाकी बात करें किड हैरिंगटन के कैरेक्टर की, तो उनका कैरेक्टर अब एमसीयू के यूनिवर्स का ब्लैक नाइट है, लेकिन फिलहाल तो वो इस फिल्म में अगेन पोस्टर के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा रोल नहीं कर रहे। इट मीन्स कि यहाँ उन्हें बस एक रेफरेंस के तौर पर ही डाला गया है कि ब्लैक नाइट भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, और हाँ, कहानी के ट्विस्ट के हिसाब से भी। जिन दोनों का चक्कर तब चलेगा जब सर्सी अपनी लाइफ में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाएगी। उसके अलावा टीजर का एंड हमें यही हिंट देता है कि इस फिल्म की टाइमलाइन प्रेजेंट की टाइमलाइन की रहेगी, जिस टाइमलाइन में टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर अब एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए यहाँ पर इटर्नल्स के बीच यही डिस्कशन चल रहा है कि अवेंजर्स की टीम को लीड कौन करेगा, जिसमें हामी भरते हुए इकरस खुद को आगे करता है और सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जो चीज ये भी बताती है कि इटर्नल्स अवेंजर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अवेंजर्स की बैटल में उनकी मदद नहीं की, जो कि अगेन एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। और हाँ, यहाँ पर खाने बनाने की जिम्मेदारी गिलगेमेश की है, जो देखकर ऐसा ही लग रहा है। और यही नहीं, ये टीजर मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि गिलगेमेश और थीना के बीच कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। ऊपर से उन दोनों की लड़ाई, जिसके बारे में मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि शायद ड्यूक के भड़काने की वजह से हुई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ थीना की याददाश्त की वजह से हुआ होगा, जिसे भूलने के बाद वो सभी इटर्नल्स पर भी हमला करना शुरू कर देती है और गिलगेमेश उसे रोकने का काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गिलगेमेश थीना को पसंद करता है, लेकिन वो नहीं। पर इस सीन में देखकर ऐसा लगता है कि थीना को गिलगेमेश की बातों पर भरोसा होने लगा है और शायद से उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है। लेकिन इस सीन में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है बैकग्राउंड में दिख रहा है काफी अननोन फिगर, जिसे देखकर पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिगर शायद से किसी डिवियंस का हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आर्ट की इस इमेज को देखकर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये सेलेस्टस है, जिसके इतने छोटे होने का रीजन शायद से हो सकता है कि वो एक प्रोजेक्शन है। और हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि कॉमिक बुक में इटर्नल्स अर्थ के सेलेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होते हैं, और शायद से यहाँ पर थीना अपनी याददाश्त चले जाने के कारण से वही काम कर रही होगी, यानी कि सेलेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का। उसके बाद बात करें इस टीजर में दिखाए गए एक तरीके से विलन ड्यूक के कैरेक्टर की, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में बैरी क्योगन प्ले कर रहे हैं। वेल, तो ड्यूक के पास पावर इंसानों को कंट्रोल करने की है, और वो चीज हम यहाँ पर भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ड्यूक का इंसानों पर भरोसा उठ जाने की वजह से वो अब एक ऐसी अननोन लोकेशन पर रहता है जहाँ पर इंसान उसके गुलाम है। और इसके पहले के टीजर में हमने इटर्नल्स को उसी जगह पर देखा था जहाँ पर वो लोग डेफिनेटली ड्यूक को फिर से इटर्नल्स की टीम में शामिल हो जाने के लिए आए हैं। लेकिन वहाँ पर इस सीन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि डिवियंस का हमला हो, जिसके बाद वो सभी एक साथ होकर उनसे लड़ेंगे और फिर से एक हो जाएंगे। और हाँ, बाकी डिटेल ये भी कहती है कि इस फिल्म में डिवियंस के पास खुद को हील करने की टेक्नोलॉजी या फिर कह लो पावर्स भी आ गई है, जो इटर्नल्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से कम नहीं। और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है जिसके चलते सर्सी सारे के सारे इटर्नल्स को एक साथ ला रही है ताकि उन डिवियंस को मारा
मारा जा सके, जो लोग खुद को हील कर कई 100 सालों से अर्थ पर जिंदा है और छुपे हुए बैठे हैं। और फिर ट्रेलर के इस सीन की बात करें, जिस सीन में हम सारे के सारे इटर्नल्स को अर्थ पर खड़ा हुआ देखते हैं, तो डेफिनेटली ये फिल्म के स्टार्ट का सीन होगा, यानी कि इटर्नल्स की एंट्री, जहाँ पर कुछ रूमर के अकॉर्डिंग एक काफी बड़ा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है, यानी कि वही डिवियन से फाइट, जहाँ पर वो लोग बिल्कुल टाइम पर पहुँचते हैं तब जब ये दो कैरेक्टर यानी कि बाप और बेटे समंदर में फिशिंग के लिए जाते हैं। और हो सकता है कि वो डिवियन इतना ज्यादा पावरफुल होगा जिसे मारने के लिए सारे के सारे इटर्नल्स अपनी पावर्स को एकजुट कर लेते हैं। और कॉमिक बुक में अगर ऐसा होता है तो उनकी पावर्स के एक होने के बाद बनती है यूनी माइंड की पावर्स, जो कॉमिक बुक में तो कुछ इस तरीके की दिखती है, बट फिल्म में वो कैसी होगी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन हाँ, अगर इटर्नल्स ने यूनी माइंड को अपनी खुद की पावर से क्रिएट कर दिया तो ये चीज यही इंडिकेशन देती है कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन ऐसा होने पर उन्हें काफी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो कीमत है उनकी याददाश्त। और स्पिरिट के इस सीन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अर्थ पर हो रही वो स्टार्ट की बैटल काफी ज्यादा एपिक होगी, क्योंकि वॉल्केनो के फटने के बाद जगह भी पूरी तरीके से लावा से कवर हो गई है। इसके अलावा मैं जिस हिंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि हैवी स्पॉइलर की, उस हैवी स्पॉइलर में अगर जो चीज सबसे ज्यादा बुरी है तो वो है दो कैरेक्टर्स का मरना और एक अच्छे कैरेक्टर का इनकी टीम में से विलन बन जाना, जो कई सारे फैंस को डिसअपॉइंट करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको वो सारे के सारे स्पॉयलर्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको फिल्म से रिलेटेड कई सारी डिटेल दी है, जिसमें से हो सकता है कि कुछ काफी ज्यादा सही निकले और कुछ बिल्कुल भी नहीं। खैर, तो ये थी सारी की सारी वो डिटेल्स जो मुझे इस टीजर में नजर आई है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल मिस कर दी है तो उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त हो गया है इस वीडियो को यहीं पर खत्म होने का। तो अब जाते जाते आपको करना है इस वीडियो को लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप की वीडियो को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।